हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम सीए रोमिल जान है। और मैं होप करता हूं आप सब जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं अब थोड़ा थोड़ा सा दिन का एक एक घंटा पढ़ाई के लिए निकालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना बेटा। क्योंकि अभी सबको पता है लॉकडाउन सिनेरियो चल रहा है और सारी क्लासेस हम लोग ऑनलाइन रिकॉर्डेड मोड में कंडक्ट करेंगे। तो अभी क्योंकि आप लोग सब जो बच्चे हो आप अभी 10th का एग्ज़ाम देकर रहे हो, 11th से आप कोई न्यू हो, ठीक है ना। और अब जो आप पेपर, मैं जो पेपर पढ़ाता हूँ, मैं मेनली 11th क्लास में जो पेपर पढ़ाऊंगा आपको अकाउंटेंसी पेपर में आपको हैंडल करूंगा, ठीक है ना। मैं 11th क्लास में जो आपको पेपर टीच करूंगा वो अकाउंटेंसी हैंडल करूंगा। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है इस पर आपको सारे के सारे लेक्चर रेगुलर अपडेटेड मिलेंगे, ठीक है बेटा। अब हम लोग कोशिश करेंगे अपने आप को इतना स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करें कि आपको कहीं दिक्कत नहीं है, मतलब आपको कहीं ऐसा फील नहीं हो कि आप रिकॉर्डेड मोड में पढ़ रहे हो, टीचर सामने नहीं है, ठीक है ना। रेगुलर बेसिस पे मैं आपको जो लेक्चर दूंगा आप इसको रेगुलर रीड करते रहना। आपके कोई भी डाउट हो बेटा आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9929411361 है। और सून ही हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएट करेंगे जिसपे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा, तो आप लोग उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूं आप सब स्टूडेंट की, क्योंकि अब आप क्लास 11th के अंदर आ गए हो, तो 11th क्लास के अंदर खैर होप आप आ ही जाओगे। अब ये मत सोचना सर रिजल्ट आना तो बाकी है, ठीक है ना, बट होप करता हूं मैं रिजल्ट सबका फेवरेबल ही आएगा, ठीक है। अब 11th क्लास में व्हेन यू हैव ऑप्टेड टू टेक योर माइंड एज अ कॉमर्स एज अ स्ट्रीम, तो मैं एक बार स्टार्ट करने के पहले थोड़ा कॉमर्स के बारे में हाईलाइट कर देता हूं आपको क्या क्या सब्जेक्ट है। वैसे तो मैंने एक सब्जेक्ट का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है उसका वीडियो बना रखा है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियो पूरा वो उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वो पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो देखना। बट अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम की बात करता हूं ना बेटा, तो कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर 3 कोर पेपर आप लोग जो डिस्कस करेंगे, जो 3 कोर पेपर हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर, उसमें एक पेपर तो है अकाउंट्स, एक पेपर होगा आपका बिजनेस स्टडीज, और एक पेपर होगा आपका इकोनॉमिक्स। मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा, ध्यान देना। कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर आपको जो 3 कोर पेपर पढ़ने हैं वो एक तो पढ़ना है 11th और 12th के अंदर, ठीक है ना। फिर तो आपको पता है ऑप्शनल में आप मैथ्स इंग्लिश तो कंपलसरी है ही, जो हर स्ट्रीम में लेना पड़ता है। ऑप्शनल में आप चाहो तो मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है ना। तो मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बहुत ज़्यादा इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं सब्जेक्ट मैटर से ही स्टार्ट करूंगा। बट आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि 11th क्लास के अंदर या 12th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर देयर आर 3 कोर पेपर, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। सरप्राइजिंगली मैंने ये देखा है कुछ स्टूडेंट बेसिकली आजकल इकोनॉमिक्स ऑफर नहीं करते हैं और वो एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर करते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट मेरा आपको एक बिल्कुल आंख बंद करके सजेशन मेरा मानना, डोंट लीव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमको पढ़ना ही है, ठीक है ना, क्योंकि आप जब तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ोगे तो कॉमर्स पढ़ने का मजा ही नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ने का मतलब पता है, ऐसा होता है किसी इंसान में से उसकी आत्मा निकालनी जाए ना, तो अकाउंट कॉमर्स में से इकोनॉमिक्स निकालना मतलब कॉमर्स की आत्मा निकालनी है हमने। तो ध्यान रखना, आपको कोई कितना ही बोले डोंट लीव इकोनॉमिक्स बेटा, ठीक है ना। अब जहां तक मैं बात करता हूं 11th क्लास में अकाउंटेंसी की या कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी, आप ऐसा समझ लो अगर आपने कॉमर्स को एज ए स्ट्रीम ऑप किया है तो आप जिंदगी भर अकाउंट्स तो आपको जीवन भर किसी न किसी फॉर्म में पढ़ना ही पड़ेगा। आप कोई भी काम करो कहीं ना कहीं अकाउंट्स तो आएगी सही, ठीक है ना। तो ऐसा समझ लो अकाउंट्स एक बैकबोन है कॉमर्स की, ठीक है ना। मतलब मैं आपको बात करता हूं, जैसे आपका 12th हो गया, 12th के अब अगर आप टैक्सेशन पढ़ोगे तो अकाउंट्स आएगी। आप अगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ोगे तो कॉमर्स आएगी। आप टैक्स निकालना सीखोगे कोई भी पर्सन का तो कॉमर्स आएगी। आप फाइनेंस सीखोगे, स्टॉक मार्केट सीखोगे तो अकाउंट्स आएगी। मतलब अकाउंट्स तो एक ऐसा पेपर है जो आपको लाइफ में हर जगह पढ़ना है। और ऐसा समझ लो ये सारे ये तो एक पेड़ है जिसके सारे ये अलग अलग टहनियां हैं। मतलब अकाउंट्स अगर एक आपका एक बेसिक ट्री है तो उसके अलग अलग ब्रांचेज हैं जो अलग अलग पेपर है, ठीक है ना। तो 11th क्लास को अगर मैं आपको बताऊं ना, तो जैसे हम लोग एक पेड़ खड़ा करते हैं ना, व्हेन वी प्लांट अ ट्री, तो उस ट्री के अंदर जैसे रूट होती है ना, तो जो रूट है वो क्लास 11th है। तो आप जितना अच्छा अपने रूट को मजबूत करोगे उतना आपका आगे ट्री ज्यादा अच्छा बिल्टअप होगा, ठीक है ना। और मेन जो पेपर है दैट इज अकाउंटेंसी, जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने अकाउंट्स को रटने की कोशिश की या आपने अकाउंट्स को ऐसे पढ़ा कि आपको ऐसा लगता है सिर्फ एग्जाम पास होने के लिए पढ़ना है, तो इट विल बी अ वेरी प्रॉब्लम, क्योंकि आपको बहुत दिक्कत आएगी फिर आगे, ठीक है ना। मतलब मैं आपको कोशिश करूंगा बिल्कुल स्क्रैच लेवल से हर चीज बहुत बेसिक बताते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। आपको जहां भी जो लगता है डाउट हो आप मेरे को बेटा फ्रीली व्हाट्सअप कर रहा, आप मैं आपको कोशिश करूंगा सारे प्रश्न सारे क्वेश्चंस के आंसर देता रहूंगा, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करते हैं व्हाट इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स क्यों पढ़नी है, तो मैं इसको बहुत बेसिक लेवल समझाने की कोशिश करता हूं। बट अब देखो बेटा, अकाउंट्स को समझाने के पहले ना मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझाता हूं। अगर आप कॉमर्स एज ए स्ट्रीम ले रहे हो, ठीक है ना, तो हर टाइम आपके माइंड में एक बेसिक चीज आनी चाहिए, मनी, पैसा कैसे होगा। क्योंकि जब तक आप मनी को बहुत अच्छे से नहीं समझोगे तब तक आपको अकाउंट समझ में नहीं आएगी।
वैसे अभी आगे मैं आपको ब्लैक मनी, व्हाइट मनी वो सब समझाने वाला हूं, बट आप ये ध्यान रखना कि यहां पर कहीं हमको इमोशंस नहीं आने चाहिए। इमोशंस मतलब आपको फीलिंग से नहीं समझना है, आपको प्रैक्टिकल करके अकाउंट्स को समझना है। अकाउंट्स का मतलब है अपने को पैसों का लेन देन, धंधे को समझना है, ठीक है ना, बिजनेस समझना है। तो अकाउंट्स उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी जो मनी को बहुत अच्छे से समझना चाहता है, ठीक है ना। पैसा कैसे बनता है, पैसा कैसे आता है, ब्लैक मनी क्या होता है, व्हाइट मनी क्या होता है, अभी अपन आगे सारी चीज समझेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात ये ध्यान रखना, 11th क्लास के अंदर है ना, जो सबसे ज्यादा बुक चलती है अकाउंट्स की सारे स्कूल में, लगभग लगभग टीएच ग्रेवाल वाली बुक चलेगी, ठीक है ना। और 99.99% दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th एंड 12th, और जो रिकमेंडेड बुक भी है, ठीक है ना। बट क्योंकि आप लोगों के स्कूल अभी चालू होंगे और शायद स्कूल अभी तक कुछ के चालू भी नहीं हुए हैं, ठीक है ना, और आप लोगों ने हो सकता है बुक्स नहीं ली हो, तो आप लोग एनसीईआरटी बुक्स भी फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी वैसे तो मैं आपको रोज के रोज पीडीएफ के क्वेश्चंस दूंगा साथ में, और साथ में आपको थ्योरी पीडीएफ क्वेश्चन साथ नोट्स में रोज सेंड करता रहूंगा, ठीक है ना। तो इवन आपके पास बुक नहीं है, मेरे को सिर्फ आपके पास नीड है एक रजिस्टर और पेन होना चाहिए, ठीक है ना। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं रेगुलर मेरे साथ पढ़ते रहना, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अकाउंट्स पेपर में ये ध्यान रखना, ये पेपर के अंदर थ्योरी पार्ट भी रहेगा और प्रैक्टिकल पार्ट भी रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पेपर प्योर थ्योरी है या प्योर प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल मेजर है, बट प्रैक्टिकल तभी समझ आता है जब थ्योरी समझ आएगी, हर चीज के कंसेप्ट, उसके बाद उसके क्वेश्चंस, ठीक है ना। दूसरी बात आप ये अच्छे से ध्यान रखना, आपको कम से कम 3 से 4 वीडियो मेरे आपको देखने पड़ेंगे, जब जाके आपको चीजें ढंग से समझ में आना चालू होगी, ठीक है ना। क्योंकि आप क्वाइट न्यू हो इस पेपर के लिए, और अभी हम लोग क्योंकि पढ़ भी ऑनलाइन यूट्यूब पे रहे, तो यू नीड टू वॉच एटलीस्ट 3 to 4 वीडियो ऑफ माइन, फिर ही आपको चीजें अच्छे से समझ में आना चालू होगी। आप ऐसा नहीं सोच सकते पहला वीडियो देखा हमको नहीं समझ आया चलो बंद करो, सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। आप एटलीस्ट मेरे को 4 to 5 वीडियोस का टाइम देना, उसके बाद मैं आपको 100% गारंटी बोल रहा हूं आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आना चालू हो जाएगी, ठीक है ना। इवन वो स्टूडेंट जो एक एवरेज लेवल स्टूडेंट था 10th क्लास में, ही कैन डू वेरी गुड इन कॉमर्स स्ट्रीम, अगर वो अकाउंट्स के ऊपर अच्छा अपना ग्रिप बना लेगा, ठीक है ना। तो ये एक ओवरऑल मैंने आपको चीज बताई अकाउंट्स की। अब हम लोग मनी की बात करेंगे, आगे की मनी का क्या सिस्टम है, कैसे चीज होगी, ठीक है ना। समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोगों को पता होगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, पैसा तो सबने देखा होगा, ठीक है ना, मनी तो सबने देखा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस पैसे की जब मैं बात करता हूं, तो अगर एक बहुत बेसिक कंसेप्ट में समझाऊं मैं। अब देखो बेटा, जैसे ना मैं बात करता हूं मनी की, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, मेरे सामने मैं 2 करेंसी नोट लेकर आया, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको सब चीज प्रैक्टिकली मैं समझा सकूं, ठीक है ना। मैंने मेरे सामने 2 करेंसी नोट रखे, अब दोनों 100 के नोट है, ठीक है ना। ये भी 100 का है, ये भी 100 का है। अब मैं आपको इस मनी की बात करता हूं। आपने 2 वर्ड सुने होंगे मनी के। एक तो मनी होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक मनी, ठीक है ना, और एक मनी होता है जिसको हम कहते हैं व्हाइट मनी। मैं ना कोशिश करूंगा आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश करूं। अकाउंट्स इज अ वेरी इजी पेपर, और अकाउंट्स आप जितना अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे उतना इंटरेस्टिंग बनता जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने आपके सामने 2 करेंसी नोट रखे, 100 के 2 नोट रखे। आप लोगों ने मनी के रिलेटेड 2 टर्म पढ़े होंगे, ब्लैक मनी और व्हाइट मनी, और सब लोगों को पता है नवंबर 2016, आज से 4-5 साल पहले, 3-4 साल पहले गवर्नमेंट ने एक डीमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी की थी, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इसमें ब्लैक मनी मतलब काला धन, ऐसा पैसा जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं हुआ, ठीक है। टैक्स क्या होता है वो भी चलो तुमको नहीं पता, बाद में समझते हैं। मेरे को एक बात बताओ, क्या इस पैसे में देख के तुम ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा मनी ब्लैक मनी है, कौन सा मनी व्हाइट मनी है। अब कोई बच्चा बोले सर ये वाला मनी तो ब्लैक मनी है और ये वाला मनी व्हाइट मनी है, क्या ये पॉसिबल है? ये आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। क्या ऐसा बोल सकते हैं इसमें गांधी जी काले हैं और इसमें गांधी जी गोरे हैं इसलिए ये ब्लैक मनी है ये व्हाइट मनी है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप एक चीज समझना, अकाउंट्स बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड अकाउंटेंसी ना। अकाउंट्स क्या करता है, जब भी हम लोग बात करते हैं ब्लैक मनी की और जब भी हम लोग बात करते हैं व्हाइट मनी की, बेटा ध्यान रखना, ब्लैक मनी मतलब तुम ऐसा समझ लो, ऐसा पैसा जो कमाया तो है बट उसके ऊपर हमने कोई सरकार को टैक्स नहीं भरा। और व्हाइट मनी मतलब क्या होता है, जो हमारा टैक्स भरा हुआ पैसा है। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है टैक्स का मतलब क्या होता है, एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल समझते हैं अपन, ठीक है ना। अभी आप मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैकडोनल्ड तो तुम सबने नाम सुना होगा मैकडोनल्ड्स का, ठीक है ना, एक बहुत बड़ी चेन है और मेरे ख्याल से लगभग सब लोग वहां पे खाना खाने गए होंगे काफी बार, ठीक है ना। अब तुम ये तो मानते हो मैकडोनल्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लोकेटेड है, मतलब आज अगर मैं बात करता हूं तो अगर हम लोग सिर्फ गूगल करेंगे तो लगभग मैकडोनल्ड्स की इंडिया के अंदर मोर देन 1500 प्लस ब्रांचेस है। मैकडोनल्ड्स की इंडिया के अंदर 1500 प्लस ब्रांचेस है, और ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं तो लगभग 10,000 ब्रांच होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है ना। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, मैकडोनल्ड पे तुम एक बर्गर खाते हो, तुम लोगों ने सिस्टम देखा होगा, जब भी अपन मैकडी पे बर्गर खाने जाते हैं ना, वहां पे 2 लाइन होती है।
एक लाइन में तो आप कैश पे करते हो और अगली लाइन में फूड डिलीवरी होता है। एक लाइन में आप कैश पे करोगे और नेक्स्ट लाइन में फूड डिलीवरी होगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैकडोनल्ड का जो मालिक है वो मान लो कहीं बैठा है अमेरिका के अंदर। मैकडोनल्ड का जो मालिक है वो कहाँ बैठा है? कहीं अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है। अब आप लॉजिकली एक चीज समझना, अगर मैकडोनल्ड का मालिक कहीं अमेरिका के अंदर बैठा है और यहां पर इंडिया के अंदर उसके बहुत सारे अलग अलग फ्रेंचाइजी है, मान लो मैंने कहा ये उसके अलग अलग मॉडल्स है, ये उदयपुर का एक सेंटर है, मैंने कहा ये बॉम्बे में ऐसा सेंटर है, ऐसा एक दिल्ली का सेंटर है, ऐसे करके मान लो उसके ऑल ओवर इंडिया में ऐसे बहुत बड़े बड़े सारे मैकडोनल्ड सेंटर, ये मैकडोनल्ड उदयपुर हो गया, ये मैकडोनल्ड मुंबई हो गया, ये दिल्ली का हो गया, ये बैंगलोर हो गया, मान लो यूएस के अंदर ऐसे सेंटर्स है, ऐसे करके ऑल ओवर दी वर्ल्ड उसकी इतनी सारी ब्रांचेस है। अब तुम ये मानो, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को ऐसा लगता है मैकडोनल्ड के मालिक जो अमेरिका में बैठा है ना, उसको ये भी नहीं पता होगा मैंने अगर उदयपुर के मैकडोनल्ड में जाकर कोई बर्गर लिया तो हो सकता है उसको पता भी नहीं होगा, बट उसका कुछ ना कुछ पैसा, आज जैसे मान लो मैं यहाँ पे बर्गर लेता हूं और मान लो बर्गर मेरे को 40 रुपए का पड़ता है, तो बर्गर अगर 40 रुपए का है तो कुछ ना कुछ पैसा तो अमेरिका के मालिक को भी मिलता ही होगा, ये तो मानते हो। आज जैसे मान लो मैं पढ़ाता हूं, मेरे 4 अलग अलग इंस्टीट्यूट है, तो किसी भी इंस्टीट्यूट पे अगर बच्चा पैसा देगा कुछ ना कुछ पैसा तो मेरे को बिलोंग करेगा क्योंकि मैं उस इंस्टीट्यूट का मालिक हूं। अब तुम एक चीज इमेजिन करो, क्या वो मैकडोनल्ड के मालिक के लिए पॉसिबल है कि रोज वो क्या करे, रोज सुबह रात में निकले, अमेरिका से निकले, पहले मुंबई आए, मुंबई मैकडोनल्ड देखे भैया क्या कलेक्शन हुआ, फिर फ्लाइट लेके उदयपुर आए, उदयपुर देखे क्या कलेक्शन हुआ, फिर दिल्ली जाए फ्लाइट लेके, फिर देखे वहां क्या कलेक्शन हुआ, फिर बैंगलोर जाए, ऐसे वो दिन भर घूमता है, रात में फिर अमेरिका पहुंच जाए, ऐसे रोज रोज वो क्या करे, हर जगह जाकर देख देख के कलेक्शन देख कर आए, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब यहां क्या होता है, वो क्या करता है, सेंट्रल लेवल से मैनेज करता है हर जगह कितना कलेक्शन हुआ, और वो करता है किसके थ्रू, प्रॉपर अकाउंटिंग और सिस्टम के थ्रू। एक एक रुपया तुम लोग इमेजिन करो, आज मैं आपको एक बात बताता हूं, पता है तुम लोग जब मैकडोनल्ड में जाते हो, आप कभी भी मैकडोनल्ड में कुछ भी फूड ऑर्डर करते हो ना, आपको सबसे पहले क्या मिलता है, बिल मिलता है, आपको विदाउट बिल कुछ भी नहीं मिलता है। अब मैं इमेजिन करो, हो सकता है मैकडोनल्ड के बर्गर का टेस्ट इतना अच्छा नहीं हो, मैकडोनल्ड के बाहर मान लो किसी मॉल में मैकडोनल्ड है, जैसे हमारे उदयपुर में सेलिब्रेशन मॉल में मैकडोनल्ड है, सेलिब्रेशन मॉल के बाहर मान लो एक ठेला खड़ा है, हो सकता है उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू मैकडोनल्ड, बट आप फिर भी देखोगे तो ज्यादा बड़ा एक्सपांशन किसने किया, मैकडोनल्ड ने किया, और ठेले वाले ने नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैकडोनल्ड ने एक सिस्टम डेवलप कर रखा है। आप जब भी मैकडोनल्ड के अंदर कोई भी फूड परचेस करते हो ना, आपको बिल मिलता है, उस बिल को आप देखते हो, वो बिल के थ्रू आपको फूड मिलता है, तो वो जो बिल है ना, वो एक अकाउंटिंग का पर्पस सर्व करता है, वो बिल के थ्रू उसका जो मालिक है अमेरिका में बैठा है उसको पता लग जाता है कि इंडिया के इस काउंटर पे इतना सेल हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? अब जहां जहां बिल है, अब तुम इमेजिन करो, अब बात करता हूं एक ठेले वाला जो मॉल के बाहर खड़ा खड़ा बर्गर बेच रहा है। अब वो ठेले वाला जो मॉल के बाहर खड़ा खड़ा बर्गर बेच रहा है, वो भी आपसे 100 रुपए का बर्गर देता है, और आप मैकडोनल्ड में भी 100 रुपए का बर्गर खाते हो, बट जो आप मैकडोनल्ड बर्गर खाते हो ना, उसका आपको बिल मिलता है, जो आप ठेले बर्गर खाते हो ना, उसका आपको कोई बिल नहीं मिलता है। तो मेरे को एक बात बताओ, जब 100 रुपए का बर्गर हमने खाया, उसका हमको कोई बिल नहीं मिला, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कोई हिसाब किताब ही नहीं है, हमको यही नहीं पता उसने दिन भर में कितने बेचे। बट मैकडोनल्ड को पूरे दिन में आराम से पता है उसने कितना 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 कहां पे अपना फूड सेल आउट किया। तो जब मैं बात करता हूं इस सिस्टम की, कि जहां पर हमारे पास में हर चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन है, आज है ना, आप एक बहुत सिंपल बेसिक नॉलेज से समझना, मैं आपको एक बहुत और बेसिक और छोटी चीज पे लेके जाता हूं। आप ऐसा इमेजिन करो, अगर मैं यूं बोलता हूं इंडिया के अंदर, अभी हमने बात किया इंडिया के अंदर मान लो 10,000 मैकडोनल्ड्स के सेंटर्स हैं, या ऑल ओवर वर्ल्ड 10,000 मैकडोनल्ड के सेंटर हैं। एक दिन में मान लो एक मैकडोनल्ड के अंदर सेल होती होगी, लेट से मैं बहुत कम वे में इमेजिन करूं तो आप ऐसा तो मानते हो एक दिन में एक मैकडोनल्ड कम से कम 5,000 रुपए का सामान तो बेचता होगा। अब आप बताओ, अगर एक दिन में एक मैकडोनल्ड आउटलेट का अगर 5,000 रुपए का सेल होता है, और इंडिया में 10,000 मैकडोनल्ड भी हैं, या वर्ल्ड में 10,000 मैकडोनल्ड हैं, तो एक दिन में जो टोटल पैसा आता है ना, वो 10,000 इंटू 5,000। अगर एक मैकडोनल्ड एक दिन में टोटल 5,000 रुपए की सेल करता है, और इंडिया में 10,000 मैकडोनल्ड है, तो 10,000 इंटू 5,000 मतलब इतना टोटल सेल होता होगा। अब आप ये बात बताओ, क्या इतने बड़े हिसाब किताब को एक प्लेन पेपर पे मेंटेन किया जा सकता है? सर्टेनली आपके आंसर आएगा नो। आप इतने बड़े पैसे के लेन देन को प्लेन पेपर पे मेंटेन नहीं कर सकते। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, एक सिस्टम बनाया कि जब भी आप कोई फूड लोगे, आपको पहले क्या लेना पड़ेगा, उसका बिल लेना पड़ेगा। बिल होगा तो उस पैसे का हिसाब किताब रखना बहुत ईजी हो जाएगा। अब वही जो बाहर ठेले वाला खड़ा है, वो आपको बिल नहीं देता है। बिल क्यों नहीं देता? क्योंकि वही मालिक है और उसको कुछ करना ही नहीं है, वही मालिक है, वही अपने यहाँ का नौकर है। तो उसने क्या करा, बिल का सिस्टम ही नहीं बनाया। उसको पता है यार मैंने मैकडोनल्ड बेचा, जो पैसा मैंने बर्गर बेचा, जो पैसा आएगा वो मेरी जेब में ही जाना है एट द एंड ऑफ द डे।
बट इस सिस्टम को बड़ा बनाने के लिए आपको एक परफेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम की जरूरत है जहां पैसे का प्रॉपर हिसाब किताब रखा जाएगा। मैं इसी की तरह एक एग्जांपल लेता हूं। आप लोगों ने सुना होगा मारुति इंडिया। मारुति की कारें देखिए, हो सकता है मेरे ख्याल से लगभग काफी घरों में मारुति की कारें होगी, मारुति हुंडई कोई भी कार होगी, ठीक है ना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मारुति की अगर मैं मानूं इंडिया, या मैं जिस सिटी की बात कर रहा हूं, मैं उदयपुर में रहता हूं, उदयपुर के अंदर बेटा एक चीज तो मानते हो, मारुति कम से कम 3000 कारें तो होगी। ये तो मैं बहुत छोटा नंबर ले रहा हूं बट इससे ज्यादा ही होगी। और एक कार की कम से कम 5 लाख रुपए की कीमत तो है। अब आप मेरे को बताओ, 3000 कार अगर मारुति की है और एक कार अगर 5 लाख रुपए की है, तो मारुति के पास इतना पैसा अगर आता है। अब आप बताओ, अगर इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट देर आर 29 स्टेट्स है, और 29 स्टेट्स में मान लो मैं कहता हूं एग्जांपल लेता हूं 200 सिटीज है, और 200 सिटीज में अगर इतना पैसा मेरा घूमता है तो मेरे को इतने पैसे का शायद ऐसा फिगर आएगा जो कैलकुलेटर में लिख भी नहीं सकता हूं मैं। तो इस पैसे का हिसाब किताब रखना तो जरूरी है ना। मैं कोई प्लेन पेपर पे हिसाब किताब थोड़ी ना कर सकता हूँ। 100-200 रुपए तो प्लेन पेपर पे हिसाब किताब कर सकता हूँ, बट जहां पे मेरा वॉल्यूम बढ़ जाता है, जहां पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, वहां उनको प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम रखना जरूरी है। वरना होगा क्या पता है, आज मान लो तुमने मारुति कार बुक कराई, नीचे वाले आदमी को पैसा दिया, वो आदमी लेके भाग जाएगा, पता चलेगा मालिक को तो पता ही नहीं चला पैसा मिला। आज आप अज्यूम करो आप मेरे यहां पढ़ना है, आपने मेरे को फी पे करी, आप मेरे को फीस पे करते हो, आप मेरे से पूछो सर रसीद दो। अब मान लो मैं तुमको बोलता हूं मैं रसीद नहीं देता हूं, रसीद नहीं देता हूं तो मतलब इसकी कोई हिसाब किताब ही नहीं है, तो ये मेरा कौन सा मनी बन गया, ब्लैक मनी। ये किसी को पता ही नहीं लगेगा मैंने पैसा कमाया। बट अगर मैं रसीद देता हूं तुमको मैं प्रॉपर रसीद फाड़ के देता हूं, तो मेरे को उसकी अकाउंटिंग करनी ही पड़ेगी। तो अकाउंटिंग का बेटा ध्यान रखना, मेन पर्पस क्या होता है कि जहां भी अपना वॉल्यूम ऑफ मनी, जहां भी आपका पैसे का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, उसको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना, ये मेन पर्पस है अकाउंटिंग का। वरना क्या होगा पता है, बड़े बड़े बिजनेस बड़े ही नहीं बन पाएंगे। आज मैकडोनल्ड इतना बड़ा ब्रांड नहीं बन पाता अगर वो पैसों का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं रखता, ठीक है ना। क्योंकि आप एक चीज समझ लो, हर चीज को चलाने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, पैसा तो चाहिए। आज गवर्नमेंट को चलाना है तो भी पैसा चाहिए, आज हमारे देश को चलाना है तो भी पैसा चाहिए, मेरे घर को चलाना है तब भी पैसा चाहिए, मेरे इंस्टीट्यूट को चलाना है तब भी पैसा चाहिए। तो जहां भी मनी इन्वॉल्व है वहां आपको अकाउंटिंग तो प्रॉपर करनी ही पड़ेगी, वरना क्या होगा, आपका नीचे का स्टाफ आपके पूरे बिजनेस को खत्म कर देगा। अब अगर मैं बात करता हूं ना, मैं तुमको दो चीज बताई थी, ब्लैक मनी और व्हाइट मनी। ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है, ऐसा पैसा, जैसे मान लो तुमने मेरे को फीस दी, मैंने रसीद नहीं दी, तो मेरा कौन सा पैसा बन गया, ब्लैक मनी, क्योंकि उसकी कोई अकाउंटिंग होगी नहीं, मेरे पास एविडेंस ही नहीं, मैं अकाउंटिंग कैसे करूंगा। आज मान लो तुम मेरे को फीस देकर गए, 10 दिन बाद तुम मेरे को बोल दो सर मैंने फीस दी, मैंने कहाँ दी तुमने फीस, तो आप बोलोगे सर दी तो थी। अब वो सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। बट अगर मैं आपको रसीद देता तो आपके पास एक एविडेंस होता, वो एविडेंस होता है, तो वो मेरा कौन सा मनी बन जाता, वो मेरा व्हाइट मनी बन जाता, ठीक है ना। तो अब डिटेल में हम लोग आगे आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो अकाउंटिंग का बेटा ध्यान रखना, बेसिकली मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग एक ऐसी चीज है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करती है, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम लोग आगे समझते हैं अकाउंटिंग का क्या बेसिक कंसेप्ट होता है। अब देखो बेटा, अगर हम थ्योरी फॉर्म में बात करें, अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल एक बेसिक कंसेप्ट समझाया अकाउंट्स का, अब एक बार मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, बट हो सकता है आपको डेफिनेशन समझने में थोड़ी दिक्कत आए, ठीक है ना। मैं आपको इसका पीडीएफ नोट्स भी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, और आप लोग अगर नोटिंग करना चाहें तो एक फ्रेश रजिस्टर बना लें, उसमें नोटिंग सिस्टमेटिक वे में करते रहना, ठीक है ना। अब अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, तो मैंने क्या बताया, इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग एक बहुत सिस्टमेटिक प्रोसेस है, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, मेजर करना, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अब हो सकता है ये टर्म तुमको क्वाइट बिटल बिटल कंफ्यूजिंग लगेगा, बट धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना, आपको चीजें सारी वन बाय वन क्लियर होती जाएगी, ठीक है ना। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करना, जैसे मान लो तुमने मेरे को फीस पे की, वो आइडेंटिफाई किया ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड करना, उसको मेजर करना मनी के फॉर्म में, उसको क्लासिफाई करना, आगे अपन सीखेंगे जर्नल लेजर क्लासिफाइंग कैसे होता है, ट्रांजेक्शन, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन जो पैसे से जुड़ी है एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो कम्युनिकेट करने वाली सारी अकाउंट सिस्टम कहलाता है अकाउंटिंग। इट हेल्प द बिजनेस टू एसर्टेन प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। ये बिजनेस को क्या मदद करता है पता लगाने में कि एक साल में अपना क्या फायदा है या क्या नुकसान है, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है अकाउंटिंग की। बट अब इस अकाउंट तो अब बेटा, ये मैकडोनल्ड और मारुति के थ्रू मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश की अकाउंट्स की, कि जब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इतना हैवी होगा,
जब पैसा इतना बड़ा इन्वॉल्व होगा तो हिसाब किताब के लिए एक सिस्टम तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आज मैं बता रहा हूँ मैकडोनल्ड के बाहर जो एक ठेले पे बर्गर बेच रहा है वो जिंदगी भर वहाँ ठेले पे बेचेगा, वो बड़ा क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि सिस्टम नहीं बना है, ठीक है ना। तो अकाउंट्स कुछ नहीं, अकाउंट्स एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को अच्छा मैनेज करने का एक सिस्टम है। और अब जो मेरा अगला वीडियो होगा, ये वीडियो तो एक बहुत बेसिक कंसेप्ट था अकाउंटिंग का, अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग बेसिक अकाउंटिंग के पहले कुछ टर्म्स समझेंगे कि वो टर्म्स का मतलब क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक उसके अगले वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू हम लोग फिर धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स आते हैं मेरे को फ्रीली मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करो, कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे को आराम से मैसेज करो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।